मेरे दोस्तों, कैसे हो? सब बढ़िया, मजे में, एकदम ठीक है, एकदम बढ़िया। तो बस ऐसे ही बढ़िया रहना है और ढंग से पढ़ाई करते रहनी है। आज अपन बात करेंगे अपने जो फंडामेंटल राइट, वैसे जो अपने ऑलमोस्ट खत्म हो ही चुके हैं। थोड़े बहुत कुछ जो मेन आर्टिकल है जो फंडामेंटल राइट के बाद में से आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी का आर्टिकल है। आर्टिकल 33, 34, 35, 35A, ऐसे कौन कौन से आर्टिकल है जो कि सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को प्रोवाइड है। कौन कौन से आर्टिकल है जिसमें नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे जो अपने फंडामेंटल राइट है उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। तो आज अपन इन सब चीजों के बारे में थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं। तो अपन पहले बात करेंगे आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में। ये जो राइट है, ये पहले तो एक फंडामेंटल राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार, जो आज अपने मिला हुआ है, अपन को मिला हुआ है। ये जो राइट है ये पहले फंडामेंटल राइट होता था, लेकिन इसके बाद 44वें संविधान संशोधन से इसको हटा दिया गया फंडामेंटल राइट से। आर्टिकल 31 को हटा दिया गया फंडामेंटल राइट से और ये ऐड कर दिया फिर आर्टिकल 300A में, 300 का क्लॉज ए में इसको ऐड कर दिया। और अब जो ये फंडामेंटल राइट नहीं है, अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। इसमें क्या बता रखा है? इसमें 3 क्लॉज बता रखे हैं, 31 क्लॉज ए, 31 क्लॉज बी, 31 क्लॉज सी। 31 क्लॉज ए में ये बता रखा है कि अगर स्टेट एक्वायर कर रही है किसी के प्राइवेट बिजनेस या फिर किसी का प्राइवेट एसेट, लेकिन लोक हित के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए अगर कुछ भी चीज एक्वायर कर रही है तो स्टेट उसको कंपनसेशन देगी, कंपनसेशन अमाउंट देगी। और वो जो अमाउंट होगा वो कोर्ट में जो है चैलेंज नहीं हो सकता। आप कोर्ट में गए, किसी का प्राइवेट बिजनेस है, अब वो बिजनेस है, वो 1 करोड़ रुपए का बिजनेस है, 1 करोड़ रुपए महीने साल के कमा रहा है वो। अब गवर्नमेंट उस बिजनेस को पब्लिक इंटरेस्ट के लिए एक्वायर कर लेती है कि भाई पब्लिक का इंटरेस्ट के लिए हम इस बिजनेस को एक्वायर कर रहे हैं और हम इसके लिए इतना पैसा देंगे। आपको 1 करोड़ नहीं देंगे, हम आपको सिर्फ 50 लाख रुपए देंगे। तो इस सब चीजों में आप कोर्ट के पास जा भी नहीं सकते कि नहीं मेरा तो बिजनेस है, इसको आप कैसे कर सकते हैं, ऐसा कैसे कर सकते हैं। पब्लिक इंटरेस्ट के लिए अगर स्टेट ने अगर ऐसा बोल दिया, आपका बिजनेस एक्वायर कर लिया, तो आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते कोर्ट में। तो आर्टिकल 31A में बोला है, अगर स्टेट एक्वायर कर रही है किसी का भी प्राइवेट एसेट या फिर नेशनलाइज करती है किसी का भी प्राइवेट बिजनेस को पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, तो उसके लिए कंपनसेशन अमाउंट देगी। और ये जो कंपनसेशन अमाउंट है ये चैलेंज नहीं हो सकता कोर्ट में। क्या बोलती है कि अगर स्टेट किसी का भी प्राइवेट एसेट या फिर प्राइवेट बिजनेस को नेशनलाइज करती है तो उसके लिए स्टेट कंपनसेशन अमाउंट देगी और ये जो कंपनसेशन अमाउंट होगा ये कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकता। आर्टिकल 31 क्लॉज ए ये बोलता है। आर्टिकल 31 क्लॉज बी ये बोलता है कि ये जो एक्ट है ये ऐड हुआ है 9वें शेड्यूल से, 9th शेड्यूल से ऐड हुआ है। शेड्यूल्स मैंने बताए थे आपको, जिसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएन के नाम। इसकी वीडियो जो है शेड्यूल की जाके देखना, इसमें 9 शेड्यूल क्या है आपको पता लग जाएगा। 9 शेड्यूल से ऐड हुआ है और ये जो है ये जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता इसका। अगर 9 शेड्यूल से कोई एक्ट जो है ऐड होता है कॉन्स्टिट्यूशन में तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। जैसे कि 9th शेड्यूल में ऐड हुआ था अपने लैंड रिफॉर्म्स का। 9 शेड्यूल की जब वीडियो देखोगे शेड्यूल वाली, उसमें आप जाके देखना, 9 शेड्यूल में लैंड रिफॉर्म्स के बारे में बता रखा है, जिसमें जमींदारी सिस्टम बता रखा है। वो ऐड हुए थे, उनका भी जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता कि जो भी एक्ट जो है 9 शेड्यूल के उससे ऐड होता है उनका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। आर्टिकल 31 क्लॉज सी ये बोलता है, अगर पार्लियामेंट लॉ बनाती है किसी भी ऑब्जेक्टिव को इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ स्पेसिफिक आर्टिकल के लिए, जैसे कौन कौन सा आर्टिकल 39B और 39C, ये दोनों के दोनों आर्टिकल डायरेक्टिव प्रिंसिपल के आर्टिकल है। ये अपन जब डायरेक्टिव प्रिंसिपल पढ़ेंगे तब इसको देखेंगे। वो आप उन आर्टिकल को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं कर सकते। माने कि अगर पार्लियामेंट लॉ बनाती है आर्टिकल 39B और 39C के लिए, जो कि स्पेसिफिक आर्टिकल है, इनके लिए अगर कोई लॉ बनाती है तो आप इन लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं कर सकते।
ये 3 क्लॉज के बारे में बता रखा है राइट टू प्रॉपर्टी में, जिसमें पहला क्लॉज क्या है, अगर स्टेट एक्वायर कर रही है किसी का भी प्राइवेट बिजनेस या फिर प्राइवेट एसेट को नेशनलाइज करती है, तो उसके लिए स्टेट कंपनसेशन अमाउंट देगी और वो जो अमाउंट होगा वो चैलेंज नहीं हो सकता कोर्ट में। 31 क्लॉज बी ये बोलता है अगर कोई भी एक्ट ऐड हो रहा है 9th शेड्यूल से, तो उस एक्ट को आप कोर्ट में जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते हो, कांट बी जुडिशियल रिव्यू, उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। 31 क्लॉज सी ये बोलता है कि अगर पार्लियामेंट लॉ बनाती है इम्प्लीमेंट करने के लिए ऑब्जेक्टिव किसके लिए, स्पेसिफिक आर्टिकल के लिए, 39 बी और 39 सी के लिए, तो आप उन आर्टिकल्स को जो है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं कर सकते। और ऐसे जो आर्टिकल होंगे, लॉ जो होंगे, उनको चैलेंज भी नहीं करा जा सकता कोर्ट में। क्या नहीं करा जा सकता? चैलेंज नहीं करा जा सकता। तो ये होता है राइट टू प्रॉपर्टी का आर्टिकल। आर्टिकल 33 आपको ये अधिकार देता है कि फंडामेंटल राइट जो है मिलिट्री, पैरामिलिट्री, इंटेलिजेंस सर्विसेज के, इसको इन राइट पर आप कभी भी प्रतिबंध लग सकता है। मानो पुलिस सर्विसेज के फंडामेंटल राइट है कि राइट टू स्पीच और एक्सप्रेशन, इनको भी अधिकार मिलता है, पैरामिलिट्री वालों को भी अधिकार मिलता है, लेकिन कहीं पे ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ पे इनके स्पीच और एक्सप्रेशन का कोई मतलब ही नहीं होगा। वहां पे अगर इन्होंने कोई दूसरी भाषा और इन सब चीजों में अगर बात नहीं करी, कुछ नहीं बोला, तो इनके ऊपर खतरे की बात आ सकती है। इसलिए इनके जो फंडामेंटल जो राइट है वो कभी भी प्रतिबंध लगा सकते हैं उनमें। तो आर्टिकल 33 ये बताता है क्या फंडामेंटल राइट जिनके पैरामिलिट्री, मिलिट्री और इंटेलिजेंस सर्विसेज या पुलिस सर्विसेज के, उन पे कभी भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। आर्टिकल 34 ये बोलता है वो एरिया जहाँ पे मार्शल लॉ लागू हो रखा है। मार्शल लॉ वो होता है कि अगर अपने कंट्री पे कुछ भी आपदा आ रही है और वो सिविल एडमिनिस्ट्रेटिव से नहीं संभल रही, जैसे कि एसपी साहब, डीएम साहब, एसडीएम साहब, इनसे वो चीज नहीं संभल पा रही है, तो वो ये जो आप देखे जो तब ये होगा, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन किसको दे देगा पूरी की पूरी पावर? आर्मी के, मतलब आर्मी को दे देगा, और आर्मी क्या लागू कर देगी? मार्शल लॉ लागू कर देगी। जैसा कि आप पाकिस्तान में देखते हो कि वहां पे लोग बाग अनकंट्रोलेबल जब हो जाते हैं तो वहां पे मार्शल लॉ लागू हो जाता है, जहाँ पे उनके फंडामेंटल राइट्स है उनको प्रतिबंध कर दिया जाता है। इंडिया में भी आज दिन तक कभी कोई मार्शल लॉ लागू हुआ नहीं है। अब मार्शल लॉ की जब अपन आर्मी की बात करें तो आर्मी के चीफ का नाम आप कमेंट सेक्शन में बताना मेरे को। इस वीडियो के एंड में आर्मी चीफ का नाम मैं बता दूंगा आपको, लेकिन आप भी बताना क्या नाम है आर्मी चीफ का। तो एरिया जहां पे मार्शल लॉ लागू है, लॉ लागू हुआ है, तो उस जगह पे फंडामेंटल, उस जगह पे जो आदमी रह रहे हैं उनके फंडामेंटल राइट्स को प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। और मार्शल लॉ जो है वो डिफाइन ही नहीं करा हुआ अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में मार्शल लॉ को डिफाइन नहीं कर रहा। आर्टिकल 35, 34 आपको पूरा समझ में आया? वो एरिया जहाँ पे मार्शल लॉ लागू हो रखा होता है, तो उस एरिया में जो आदमी रह रहे हैं उनके फंडामेंटल राइट्स पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। और मार्शल लॉ जो है कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन ही नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन ही नहीं कर सका मार्शल लॉ। 35 आर्टिकल ये है कि सिर्फ पार्लियामेंट ही सस्पेंड कर सकते फंडामेंटल राइट्स। पार्लियामेंट के पास में यह अधिकार है कि ये रिड्यूस कर सकते हैं, मतलब सस्पेंड कर सकते हैं फंडामेंटल राइट्स को। अगर पार्लियामेंट किसी के भी फंडामेंटल राइट्स को रिड्यूस करेंगे तो उसके लिए प्रोविजन होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में, प्रोविजन होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे कि आर्टिकल 33 और 34। 33 और 34 में मार्शल लॉ लगा तो वो फंडामेंटल राइट जो है सस्पेंड हो गए। 33 में पुलिस, पैरामिलिट्री और इनके फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया, कर सकते हैं, तो इसके लिए प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में, इसलिए आप इनको सस्पेंड कर रहे हो। तो पार्लियामेंट में सिर्फ उन्हीं फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर सकती है जिसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन दे रखा है कि आप ये आर्टिकल को सस्पेंड कर सकते हो किसी भी टाइम पे, किसी भी आपदा के टाइम पे, प्रॉब्लम्स के टाइम पे। अब अपन बात करेंगे 35A के बारे में। 35A इसमें लिखा हुआ नहीं है, बाकी 35A भी इसी का एक पार्ट है। आर्टिकल 35A में स्पेशल प्रोविजन है जम्मू और कश्मीर के लिए। जम्मू और कश्मीर के लिए स्पेशल प्रोविजन क्या है कि जम्मू कश्मीर का जो लोकल रेजिडेंस है, जो वहां का रेजिडेंट है, वो ही वहां पे इनमूवेबल प्रॉपर्टी को खरीद सकता है। जम्मू कश्मीर वालों के लिए स्पेशल राइट बना रखा है कि अगर वहां का कोई भी लोकल आदमी है तो वहां पे वो लैंड खरीद सकता है, वहां की जो जॉब है उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, मतलब उसमें
अपनी जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। किसमें? कि अगर वहां का कोई लोकल आदमी है तो वहां पे वो जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। वहां ये जो आर्टिकल है ये ऐड हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट के ऑर्डर से। 1954 में प्रेसिडेंट ने ऑर्डर निकाला था कि जम्मू कश्मीर के जो लोग बाग हैं, अब ऐसे तो मानो कि कोई भी यहाँ का बंदा वहां जाके लैंड खरीद ले, कोई भी यहाँ का बंदा वहां पे नौकरी करने के लिए अप्लाई कर दे, तो ऐसा नहीं कर सकते आप। इसीलिए गवर्नमेंट ने ये बोला कि इनके लिए एक अलग आर्टिकल निकाला जाए 35 है, जिसमें वहाँ का जो लोकल बंदा है वही वहाँ पे जो है नौकरी के लिए अप्लाई कर सकता है, वही वहाँ पे लैंड खरीद सकता है। और ये जो आर्टिकल ये ऐड करा था प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से करा था। 1954 में जो प्रेसिडेंट ने ऑर्डर निकाला था उससे इस आर्टिकल को ऐड करा गया था। और ये जो आर्टिकल है इसको रिवोक किसने करा है? प्रेसिडेंट ने करा है। ये आर्टिकल 35A जो आर्टिकल है इसको रिवोक भी प्रेसिडेंट ने करा है 2009 में। 2009 में इसको रिवोक भी करा हुआ है और प्रेसिडेंट ने ही इसको लागू करा था। तो आर्टिकल 35A क्या बताता है आपको कि जम्मू कश्मीर के जो भी लोकल रेजिडेंट है वो वहाँ पे लैंड खरीद सकते हैं, वहाँ पे लोकल जॉब्स को अप्लाई कर सकते हैं। ये ऐड भी हुआ था प्रेसिडेंट ऑर्डर से और ये हटा भी है प्रेसिडेंट ऑर्डर से ही हट सकता है। अब बात करेंगे ऐसे फंडामेंटल राइट जो कि अवेलेबल है सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए। जैसे अपना आर्टिकल 15 जिसमें डिस्क्रिमिनेशन है सर्टेन ग्राउंड पे, और ने बात करी है इसके आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। ये 5 आर्टिकल जो है ये सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को ही प्रोवाइड है। ये फंडामेंटल राइट जो है सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए ही अवेलेबल है। मान लो अगर आपके किसी भी पेपर में क्वेश्चन आ सकता है इसका कि फंडामेंटल राइट जो कि सिर्फ अवेलेबल है इंडियन सिटीजन्स के लिए, अगर आपको याद है ये 5 आर्टिकल, कि ये 5 आर्टिकल ही हैं जो अवेलेबल है इंडियन सिटीजन्स के लिए। ये 5 फंडामेंटल राइट है जो कि अवेलेबल है इंडियन सिटीजन्स के लिए, तो आप ये लिख सकते हो। ये चीज याद रखने वाली है। और ऐसे आर्टिकल जो कि सस्पेंड हुए हैं नेशनल इमरजेंसी के टाइम में, जैसे कि आर्टिकल 358 में बताया गया है कि आर्टिकल 19 जो है उसको सस्पेंड करा जा सकता है ऑटोमेटिकली इन नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे, ये अपने आप ही सस्पेंड हो जाएगा। ये जो है 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में बता रखा है कि अगर आर्म्ड रिबेलियन, आर्मी ने अगर जो है नेशनल इमरजेंसी लागू कर दी तो आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं हो सकता। अगर नेशनल इमरजेंसी लागू हो रही है किसी भी टाइम पे, जैसे अपनी गवर्नमेंट लागू कर रही है नेशनल इमरजेंसी को, तो आर्टिकल 19 जो है सस्पेंड हो जाएगा। आर्टिकल 19 क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वो सस्पेंड हो जाएगा अगर आर्म्ड रिबेलियन, आर्मी अगर नेशनल इमरजेंसी लागू कर रही है, इम्पोज कर रही है, तो आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं होगा। ऐसे ही आर्टिकल 359 में बता रखा है कि सिर्फ प्रेसिडेंट ही सस्पेंड कर सकते हैं फंडामेंटल राइट्स को नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे। और आर्टिकल 20 और 21 जो है ये सस्पेंड नहीं हो सकता नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे। आर्टिकल 20 और 21 जो आर्टिकल है ये सस्पेंड नहीं हो सकते नेशनल इमरजेंसी के टाइम में। जैसे कि आर्टिकल 20 है जिसमें 4 बता है, नो एक्सपोज फैक्टर ऑफ सेल्फ इंक्रिमिनेशन और डबल जीओ पार्टी। आर्टिकल 20 में बता रखा है इसके बारे में। आर्टिकल 21 में लाइफ पर्सनल लिबर्टी के बारे में बता रखा है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये जो आर्टिकल है ये सस्पेंड नहीं हो सकते नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे, और प्रेसिडेंट ही सस्पेंड कर सकते हैं फंडामेंटल राइट्स को नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे। तो ये अपन ने बात करी कुछ आर्टिकल्स के बारे में जो कि फंडामेंटल राइट में अपने रह गए थे। अपना आज खत्म होता है फंडामेंटल राइट्स पूरे, जिसमें अपन ने 12 से लेके 35 तक के आर्टिकल के बारे में बात करी। इसकी पूरी की पूरी वीडियो आपको मिल जाएगी अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज के लिए इतना काफी है। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।